Hello friends, myself Rachna Kaur and I'm back again with your chapter that is Rise of Nationalism in Europe of History. Clear? एंड अभी तक हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने अभी तक देखा भाई नेशनलिज्म में तो फ्रांस में जो है नेशनलिज्म आ चुकी है। अब देखेंगे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म कैसे आई। क्लियर? हम देख चुके थे कि फ्रांस का जो इम्पैक्ट है ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज में कितना बड़ा इम्पैक्ट था, और हम देख चुके हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस में मोनार्की को जड़ से उखाड़ दिया है। अब वो खुद वहां पे रूल करने लगे हैं, इजंट इट? तो मोर ओवर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे नेपोलियन ने जो है सिविल कोड लेके आया, नेपोलियनिक कोड जिसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 1804 में लेके आया। और आने के साथ ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी इम्प्रूवमेंट आई, और बाकी कंट्रीज भी चाह रही थी यूरोपियन कंट्रीज की नेपोलियन हमारी कंट्री में भी आ जाए, हमारे एरियाज को भी टेक ओवर कर ले और हमारे यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा हो जाए। बट द थिंग इज दैट द मोमेंट व्हेन द नेपोलियन स्टार्ट conquering the territories, then those countries didn't feel गुड। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो फ्रांस वाला कल्चर हम पे थोप रहा है, टैक्सेशन इतने बढ़ाए हैं, सेंसरशिप पे बैन लगा दिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बाकी सारी चीजें अच्छी लाई हैं, करेंसी सेम कर दी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ पेट एंड वेजेस लाए, फ्यूडलिज्म अबॉलिश कर दिया, बट ये चीजें भी तो गलत हो रही हैं, isn't it? तो तो लोग जो थे यूरोपियन कंट्रीज से वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है क्लास, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन का अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा चल रहा था, देन स्टिल व्हाई इट हैज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या हुआ ऐसा? क्लियर? क्लियर? अब हम देखेंगे आज की वीडियो में वी विल कम टू नो कि भाई नेशनलिज्म के आने से पहले यूरोपियन कंट्रीज में कि कैसा सिनारियो था, सोसाइटी किस तरह से बढ़ी थी, क्या चीजें चल रही थी, कैसे हो रहा था। ठीक है, ये नेशनलिज्म आया तो सही यूरोप में, बट एक फ्लेम क्या थी, किसकी वजह से, क्या रीजंस थे, दैट वी विल कम टू नो व्हाट वाज दैट फ्लेम। हमें ये जानने को मिलेगा। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, अभी भी हम सिर्फ 1789, 97 एंड 1804 तक ही पहुंचे हैं, अभी नहीं हम आगे गए हैं। सिर्फ अब हम देखेंगे कि यूरोप में क्या चल रहा था इसी दौरान, साथ ही साथ जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो उससे पहले या नेपोलियन के टाइम भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से पॉलिटिकली एंड सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। सो हियर वी गो एंड यस, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, योर नेक्स्ट टॉपिक। और यूरोप में नेशनलिज्म आने से पहले यूरोप में क्या था? कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, फ्रांस में तो चल रहा था, फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। इसके अलावा जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, कोई भी वहां पे जो है नेशन स्टेट नहीं था, किसी में कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, सब के सब मोनार्कीज में चल रहे थे, वो भी ऑटोक्रेटिक, वन रूल ऑफ द किंग, और उसके बाद जो है उसी की जाति उसी का कास्ट का जो है चलता रहा। जैसे फ्रांस में जो है बॉरबॉन डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ऐसे ही बॉरबॉन डायनेस्टी थी, तो बॉरबॉन के ही राजा वहां पे जो थे रूल करते थे फ्रांस को। सिमिलरली टर्की में जो है ऑटोमन एम्पायर चलता आ रहा था। ठीक है, तो एक एम्पायर में बंटा हुआ था, मतलब मोनार्की थी तो ऑब्वियसली एम्पायर, राजा महाराजाओं का दौर चलता आ रहा था। किसी में अपनी कंट्री के लिए नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। दे ऑल आर reliable and faithful, entirely depend upon the king for their survival। जो है जो हमारा किंग है, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं कि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, हमारा भी हक बनता है। नो, दे आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। इवन क्या होता था कि डिफरेंट, जैसे ऑटोमन एम्पायर टर्की में है, तो टर्की के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, कोई कॉमन लैंग्वेज थी नहीं। ये तो फ्रांस में नेपोलियन ने जब टेक ओवर करा तो फ्रेंच को जो है बोला कि कॉमन लैंग्वेज रहेगी, और रीजनल डायलेक्ट्स जितने भी रीजनल लैंग्वेज थी उसको स्टॉप करवाया। ठीक है, तो कोई भी ना, वहां पे क्या कंडीशन थी कि कोई भी जो है अब
शेयरिंग आइडेंटिटी नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है, कोई एक साथ लेके नहीं चल रहा था, सब अलग अलग है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप डिफरेंट 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 एम्पायर्स में बटा हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट उसमें चल रही थी, उनका कोई भी एक जुट नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई देशभक्त के कंट्री के खिलाफ, कंट्री के लिए कोई जो प्यार था वो कुछ भी नहीं था, तो देयर वाज नो नेशनलिज्म, द थिंग्स आर दे आर एंटायरली एंड फेथफुल एंड रिलायबल टुवर्ड्स द किंग ओनली, ऐसा ही सिनारियो था यूरोप में, ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है वहां पे एम्पायर वगैरह चलते आ रहे थे। इसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल है जो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये देखो पूरा ऑस्ट्रिया जो है आपका, हंगरी, स्लोवाकिया, ये आज की कंट्रीज हैं, अदरवाइज ये पूरे एरिया में मतलब 3-4 कंट्रीज में ना एक ही एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर चलता आ रहा था, बोहेमिया जो है, देन वी हैव ग्लेशिया, ठीक है, स्लोवाकिया है, ग्लेशिया जो है अब स्पेन है, ठीक है, देन सुदेंटरलैंड जो है अब चेक रिपब्लिक है, ठीक है, देन स्लोवाकिया, स्लोवानिया, ये सब में हैब्सबर्ग एम्पायर चलता आ रहा था, जो मतलब आज की प्रेजेंट कंट्री देखें, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्पेन, इटली, ठीक है, और इनकी ना अपनी अपनी लैंग्वेज थी, लाइक इनकी कुछ हैब्सबर्ग एम्पायर में ना कुछ लोग जो है इटालियन बोलते थे, ठीक है, इटालियन बोलते थे, कुछ जर्मन बोलते थे, तो कोई भी ना कॉमन लैंग्वेज नहीं थी इनकी आपस में, तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो हैब्सबर्ग एम्पायर का आपको एक एग्जांपल आ सकता है कि भाई हाउ कैन यू से दैट इन द यूरोपियन कंट्री देयर वाज नो नेशनलिज्म, या हाउ बिफोर द नेशनलिज्म इन यूरोप, हाउ द यूरोप वाज डिवाइडेड, give one example, so you can give the example of Habsburg Empire that is mentioned in your NCERT, मैं बहुत सारी कंट्रीज में ये पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो हर एक का अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज चलता था, तो कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज है, जैसे हमारी कंट्री में भी है हिंदी इज अ कॉमन लैंग्वेज और इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, ठीक है। नाउ वी विल सी कि वहां की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी है क्या, देखो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी रेड इन 9th क्लास, आपने 9th क्लास में पढ़ाई है, फिर भी मैं इसको दोबारा समझाऊंगी। यू नो व्हाट, यूरोप में देखो, फ्रांस का तो यू नो, फ्रांस में सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, then we have a third estate, ठीक है, third estate में we have the middle class, then the second state में we have a nobility and the first state में we have a clergy, right, in this way you know कि फ्रांस का जो सोसाइटी है वो कैसे कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, isn't it, but what was happening in the whole Europe apart from the France, अब पूरे यूरोप में सोसाइटी ऑन एन एवरेज कैसे डिवाइडेड थी, देखो मेजॉरिटी तो वैसे मिडिल क्लास की थी, पीजेंट्स की थी, लेकिन इनके पास ना उतनी पावर नहीं होती थी, ये इनफैक्ट एरिस्टोक्रेट्स के लिए कहते हैं, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं जो नोबिलिटी है, जो बहुत जिनके पास पावर है, जो रिच है, जिन्हें प्रिविलेज मिला जाता है, नोबिलिटी, क्लर्जी जो होते थे, राजा महाराजा होते थे, ये लोगों को जो है एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, तो ये लैंड के ओनर्स होते थे, काफी रिच होते थे, पावरफुल होती थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारी जमीनें थी और काफी प्रिविलेजेस मिलती थी बाय बर्थ, भाई आप तो राजा महाराजा के घर पैदा हुए हैं तो भाई इनको ये सारी फैसिलिटीज, ये सुविधाएं मिलेंगी, तो ये प्रिविलेजेस मिलती थी, और तो ये लैंड्स के ओनर, इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी था, बाकी किसी क्लास के पास राइट टू प्रॉपर्टी था नहीं, तो ये लेसन नंबर बट दे आर मोर पावरफुल, पॉपुलेशन वाइज तो ये बहुत कम थे, बट लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि प्रिविलेज क्लास थी ना, इनको फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलती थी, तो इसीलिए, और ये लैंड के ओनर्स है, और इन्हीं लैंड पे ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये इनकी लैंड पे जो है कल्टीवेशन करती थी, और तो और ये जो बेचारे मेजॉरिटी है ये इनको पैसा भी देते थे, यू रिमेंबर द फ्यूडलिज्म वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो, तो फ्यूडलिज्म चलता आ रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स, मैनरल ड्यूज, ये सब थे यहाँ पे, तो ये सब चल रहा था, तो मतलब उन्हीं की जमीन में काम कर रहे हैं और इनको टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, और ये सब जबरदस्ती इनकी जमीनों में इनको काम करना पड़ता ही पड़ता था, मतलब अगर मर्जी भी नहीं है, जैसे बॉन्डेड लेबर है,
इंडिया में इसको बॉन्डेड लेबर कॉमनली बोला जाता था, बट उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में इसको सर्व्स बोला जाता था या सर्व डम, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो वह इनको फोर्सफुली कहाँ करवाया जाता था, एरिस्टोक्रेट्स की जमीनों पे। तो इतनी पैथेटिक कंडीशन की जाती थी इन बेचारे पीजेंट्स के ऊपर, इन बेचारे फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। ये जो नोबिलिटी थे ये इनके ऊपर इस तरह से हावी हुआ करते थे, जबकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इन मेजॉरिटी क्लास की है, बट स्टिल दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज उनके पास तो पावर ही नहीं है ना। मतलब कैसे होगी पावर, दे डोंट हैव एनी सोर्सेज, सोर्स ही नहीं है, जमीनें नहीं है उनके पास, उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली है, तो वो किस बेसिस पे इनके ऊपर हावी होते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको समझ नहीं आता कि वी आर वेरी लेस पावरफुल, हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, हम कैसे इनको इनको दबा सकते। तो ये मेजॉरिटी के दिमाग में चल रहा था, पीजेंट्स के दिमाग में। तो इस तरह से होल यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पीजेंट्स एंड द एरिस्टोक्रेट्स के बीच जो है डिवाइडेड थी। बट देखते ही देखते क्या हुआ कि जब आपको हाँ देखो क्या था एरिस्टोक्रेट्स में, यहाँ पे ना देखते ही देखते क्या था कि ये स्टार्ट हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई थी, ठीक है। वी विल कम टू नो, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो थोड़ी सी सोसाइटी में फिर चेंजेस आई थी, दैट आई विल टेल यू। बिफोर दैट एरिस्टोक्रेट्स के फीचर्स, यू नो एग्जाम में पूछा जाता है, देखो आप एरिस्टोक्रेट्स का यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से इनका अटायर होता था। तो ये जो है और इस तरह से बिहेवियर होता था। तो क्या था कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे तो इनका क्या था, बड़ी कॉमन वे ऑफ लिविंग इन यूरोप, बड़ा ही फ्रेंच इनके लिए एक सोफिस्टिकेटेड, ओ यार दिस इज समथिंग विच अ लैंग्वेज ऑफ शो ऑफ और फ्लॉन्ट मतलब करने का एक लैंग्वेज है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज जो है माना जाता था फ्रेंच को, और ये बोलते थे इवन अपनी मदर टंग को भुलाकर, ठीक है। और इनके पास बड़े बड़े एस्टेट्स, बड़े बड़े फार्म हाउस होते थे कंट्री साइड में। कंट्री साइड रिमेम्बर द गांव, मतलब जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज होता था वहां पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा जमीनें इनके नाम पे होती थी, फार्म हाउसेस होते थे, एस्टेट्स होते थे बड़े बड़े, ठीक है। और तो और ये क्या करते थे कि अपने ही बीच में शादी करते थे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। फ्रांस में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लास 9th में कि जो लुइस 16 थे, इन्होंने किसके साथ शादी की थी, ठीक है। इन्होंने शादी की थी मारिया एंटोनेटे, ठीक है। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ठीक है। उनके साथ शादी की थी। तो कहने का मतलब है कि अपनी ही बिरादरी में ये शादी करते थे, राजा के मतलब राजा नोबिलिटी के क्लास में शादी करता था, ताकि उनकी प्रिविलेजेस ना मेंटेन रहे। अगर वो मिडिल क्लास में शादी कर लेते थे तो उनको कहाँ कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी। इसीलिए ये मैरिज की जो होते थे ये लोग अपने ही बीच में शादी करते थे, ठीक है। तो फ्रेंच को बड़ा ये मानते थे यार, दिस लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, शो ऑफ करने का एक तरीका है, दिखाने के लिए कि यार वी आर लिविंग सच अ हाई क्लास एंड सच अ प्रिविलेज्ड क्लास में जो रहते थे। तो ये दे यूज दैट, बड़े बड़े स्टेट्स, बड़े बड़े फार्म हाउस, इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये रहता था। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें, जो लैंड थी यूरोप में या पीजेंट्स थे, इनके पास क्या था कि छोटे दे द वेस्ट वाज मोस्टली वेस्टर्न पार्ट, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स में ये रहते थे कॉमनली। तो वाज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड द स्मॉल, बहुत छोटे छोटे ऑनर्स, छोटी छोटी लैंड इनके नाम पे होती थी, ज्यादा तो कुछ नहीं थे। तो और क्या करते थे कि लैंड वाज हेल्ड एज अ स्मॉल एस्टेट्स कल्टीवेटेड बाय द सर्व्स, ठीक है। तो उस लैंड पे जो है सर्व्स यानी ये जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर उस पे काम करते थे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। मैंने आपको बताया वेस्टर्न एरियाज में, जो वेस्टर्न यूरोप है उधर पीजेंट्स रहते थे ज्यादातर, उनकी पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा थी। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मैक्सिमम जो है दीज एरिस्टोक्रेट्स लिव्ड। तो वहां पे जो स्मॉल एस्टेट्स होते थे, छोटे छोटे सेट्स, जिन लोगों की जमीनें होती थी, फार्म हाउस स्टेट्स होते थे, वहां पे ये जो सर्व्स थे, जो ये फार्मर्स थे काम करते थे। तो इनकी अपनी लैंड तो होती नहीं थी, ठीक है। तो इतनी कम होती थी लैंड, ज्यादा नहीं होती थी। इस तरह से जो है लैंड भी डिवाइडेड थी। लैंड जो थी वाज हेल्ड एज स्मॉल एस्टेट्स, छोटे छोटे एस्टेट्स जो थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में थे, और टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स भी होते थे वेस्टर्न साइड में जो पीजेंट्स के थे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सोसाइटी बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेट्स एंड अदर वन इज द वी हैव द पीजेंट्स, ठीक है। द पीजेंट्स को ये सर्व्स की तरह ट्रीट करते थे, मतलब ये जो है सर्व्स की तरह ट्रीट करते थे। इनकी अपनी कोई लैंड नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो बस नॉमिनल,
नाम मात्र की लैंड जिससे वो अपना गुजारा भी नहीं करते थे, और मोर ओवर उस पर टैक्स भी इनको देना पड़ता था एरिस्टोक्रेट्स को, ठीक है, और एरिस्टोक्रेट्स को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इनके पास ये कोई ज्यादा पावरफुल नहीं थे, बट ऑन द अदर साइड ये इनके पास बड़े बड़े एस्टेट्स, बड़ी बड़ी लैंड्स इनके नाम पे थी, फार्म हाउसेस इनके नाम पे थे। फ्रेंच जो इनका रहने का तरीका है, भाई फ्रेंच को ये बड़ी लैंग्वेज ऑफ शो ऑफ मानते थे और प्रिटेंड मतलब दिखाते थे कि एक्चुअली में प्रिविलेज क्लास की लैंग्वेज है, तो वो बोलते थे हम प्रिविलेज क्लास हैं, तो ये प्रिविलेजेस मिलती थी इनको। मैरिजेस ये अपने ही बिरादरी में शादी करते थे, तो बड़ा ही कॉमन वे था इनका, मतलब ऑल यूरोप में ना कॉमनली ऐसे ही सोसाइटी डिवाइडेड थी, किसी पर्टिकुलर कंट्री तो कॉमनली इसी तरह जो है सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है। बट मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, भाई 18th सेंचुरी में आया जी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ, obviously you remember this industrialization brought lot of employment for the people, isn't it? काफी employment मिली लोगों को, काफी लोग जो है ये जो वर्किंग क्लास थी, ये जो मिडिल क्लास थी, इन लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट मिली, इनको जॉब मिल गई यहाँ पे। अब इनको जब जॉब्स मिल गई तो क्या हुआ कि देखो 3 तरह के लोग आए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ बिजनेसमैन। नाउ आई विल टेल यू वन बाय वन। क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी यूरोपियन कंट्री में, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों को काम मिला, ठीक है, लोगों को काम मिला, कुछ लोगों ने तो अपनी इंडस्ट्रीज खरीदी, मिडिल क्लास में अपनी इंडस्ट्रीज बनाए, कई लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बिजनेसमैन बने, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बने। अब इन लोगों के हाथ में जब पैसा आने लगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बनी तो एम्प्लॉयमेंट मिली, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पैसा भी आएगा, तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो अब क्या हो गए, पढ़े लिखे बन गए। वो ही पढ़े लिखे लोगों का जो ग्रुप था वो बन गया प्रोफेशनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था। इन्हीं ग्रुप ने एक्चुअली में नेशनलिज्म की भावना लेके आए लोगों में। इनको एक्चुअली पता चला कि जो भी ये चलता आ रहा है ना, फ्यूडलिज्म, दिस मोनार्की, दिस प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, दैट इज एंटायरली न्यूसेंस, ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, ये जो इसका इन्होंने डिमांड कर दी कि भाई जो प्रिविलेजेस मिल रही है ना एरिस्टोक्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, इट शुड बी एबॉलिश्ड, इट शुड बी बेस्ड अपॉन द मेरिट। जो जितना काबिल है उसके बेसिस पे उसको नौकरी मिलनी चाहिए, रादर देन ये बर्थ के बेसिस पे। अच्छा जी, राजा के घर में पैदा हुआ है, चलो जी इसको ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। उसको उसकी काबिलियत, उसका काम करने के तरीके पे, काम पे उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो ये प्रोफेशनलिज्म ने एक्चुअली में ये चीजें लोगों के दिमाग में लाई। इनका ही बड़ा मेजर रोल है। ये काफी, इनको बोला जाता है एडुकेटेड एंड लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है। लिबरल का मतलब अभी हम पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो हमारा लिबरलिज्म पे ही है। लिबरल वर्ड क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूं, आपने लिबरल पढ़ा होगा 9th में भी, और ऐसे भी लिबरल वर्ड का मतलब पता ही होगा आपको। तो फ्री, बड़े फॉरवर्ड थे, ब्रॉड माइंडेड के लोग, ब्रॉड माइंडेड के लोग थे ये लोग, ठीक है, फॉरवर्ड लोग थे, तो एजुकेटेड थे। तो ये लोगों का मेजर रोल है पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को लाना। सो क्लास, व्हाट वी कम टू नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, हमें ये पता चला कि बिफोर 18th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के दौरान, यानी नेशनलिज्म के पहले क्या यूरोप था, यूरोप कैसा था। यूरोप जो है एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बीच डिवाइडेड था, ठीक है। और फिर एक नई मिडिल क्लास आ जाती है 18th सेंचुरी में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोफेशनल्स जो कि एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है, वो जो मिडिल क्लास है वो रिच तो थे, रिच तो नो डाउट थे, बट फिर क्योंकि उनका जन्म जो है राजा के घर में नहीं हुआ, इसीलिए वो एरिस्टोक्रेट्स को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उसकी जैसी प्रिविलेजेस नहीं मिल रही थी उनको, थे तो मिडिल क्लास थी ना। बट ये है कि पैसा उनके पास आने लग पड़ा था, तो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो ये कभी इनको जो है उस तरह के प्रिविलेजेस मिली नहीं, क्योंकि ये राजा के घर में पैदा ही नहीं हुए थे, तो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, इसीलिए
ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई प्रिविलेजेस भी जो बर्थ के बेसिस पे मिला, काम अब भी तो अमीर हैं जितने एरिस्टोक्रेट्स हैं, फिर क्यों नहीं प्रिविलेजेस मिल रही? तो ये इनकी बहुत बड़ी नाराजगी थी एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास की। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई बर्थ के बेसिस पे कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलने वाली, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली, ये तो एकदम मेरिट के बेसिस पे, हम अपनी काबिलियत पे पढ़े लिखे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिच बने हैं, तो हमें जो है प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, रादर देन दीज पीपल हु आर नॉट डूइंग एट ऑल, कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, तो इन एरिस्टोक्रेट्स को क्यों मिलेगी? तो ये जो थिंकिंग था, ये जो ओपिनियन था, actually this opinion put a spark, put a flame on the thought of the nationalism among the whole European countries. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिबरल नेशनलिज्म। अब तक हमने देखा फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई, नेपोलियन की एंट्री हो चुकी है, नेपोलियन जो है टेरिटरीज कॉन्कर कर ही जा रहा है, सिविल कोड उसने बना लिया है, नेपोलियनिक कोड। कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं, तो एक तरह की मिलिट्री डिक्टेटरशिप उसने बना ली है। अब हम देखेंगे कि ये जो न्यू मिडिल क्लास उभर कर आई है, एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, इन्होंने क्या स्टेप्स बताए, नेपोलियन का क्या हुआ, उसका एंड कैसे हुआ, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I hope you understand the concepts and you like the video. Thank you, and have a nice day.